Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास हम लोग कैसे मेज़र करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को पता है कि हमारी इस अर्थ पर अब तक नोन जो एलिमेंट हैं उनका नंबर है 118, यानी 118 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये जो एलिमेंट होते हैं ये बने होते हैं एटम से। भाई छोटे छोटे माइन्यूट से एटम आपस में मिलकर एक सिमिलर तरह के एटम मिलेंगे तो उससे एलिमेंट बन जाता है। जैसे आयरन है एलिमेंट, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये एटम से मिलकर बने होते हैं। ये एटम इतना छोटा है कि हम इसको अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, यानी इसे देखने के लिए, एटम को देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी हाई पावर वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तब हम लोगों को दिखाई देता है, वो भी ब्लड। तो उस एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करें जिसको हम देख ही नहीं सकते। मान लो अगर आप लोगों को कुछ सामान लेने जाना है तो आप क्या करते हैं, जनरली उसे तुलवाते हैं, मतलब मेज़र कराते हैं। उसका वेट या तो केजी में आता है, अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो लीटर वगैरह में आ जाती है। मतलब देख सकते हैं आप अपना खुद का भी वेट अगर देखना चाहें तो आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल बैलेंस होता है, उस पर आप चढ़ें तो आपका वेट भी वहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ हैं जिनका वेट मेज़र किया जा सकता है, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, हाइट मेज़र कर सकते हैं, ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दैट थिंग जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसका हम लोग मास कैसे मेज़र करें, वो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो साइंटिस्ट ने हमें बताए, किस तरह से उन्होंने रिलेट करना शुरू किया। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो सबसे पहले जॉन डॉल्टन, हम लोग प्रीवियसली जॉन डॉल्टन के बारे में पढ़ चुके हैं। जॉन डॉल्टन जिन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी, एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी थी किसी भी एटम को ब्रॉडली डिफाइन करने के लिए। तो जो जॉन डॉल्टन थे, इन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में एटम का मास मेजर करने के लिए एक टेक्निक दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट का यूज किया। रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट कैसा है, यानी दो एटम होंगे, उनको रिलेट किया, उनके मासेस को रिलेट किया। एक ले लिया एक स्टैंडर्ड बेस पर, और दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर किया कि ये इससे हैवी हैं या फिर कैसे हल्के हैं। ठीक है, तो इस तरह से किया। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ना आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज करो आप एक फ्रूट सेलर हैं। ठीक है, फ्रूट सेलर हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे फल हैं और आप उन्हें बेचने के लिए निकले। अब उन्हें तोलने के लिए, फलों को तोलने के लिए आपके पास दो तरह की बैलेंसेस हैं। एक तो है डिजिटल बैलेंस, होती है ना, इस तरह की बैलेंस होती है, यहाँ डिजिट्स लिखी होती हैं जो भी हम लोग तोलते हैं ऊपर। और दूसरी होती है, आपने देखा होगा पहले यूज़ करते थे, अब तो बहुत कम हो गई है, तराजू जो होती है। ठीक है, इस तरह के उसमें पलड़े लगे हुए रहते हैं दोनों साइड में, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है वेट की। जैसे 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 5 kg हो गया, तो इस तरह के वेट की भी ज़रूरत पड़ती है। एक साइड में वेट रखते हैं, दूसरी साइड में उस सामान को रखते हैं जो हमें मेज़र करना होता है। पॉइंटर देखते हैं, अगर बीच में आ गया तो इक्वल है, नहीं आया तो हम लोग उसको मेज़र कर, मतलब बराबर करते हैं। तो ये हम लोगों का इनका काम है, यानी कि हम फ्रूट सेलर हैं, आप फ्रूट सेलर हो, आपके पास ये दो चीज़ें हैं जिनकी यूज़ से आप मेज़र करते हैं किसी भी फ्रूट को। तो एक दिन क्या हुआ, आप मार्केट गए, मार्केट पहुंच गए, तभी आपको याद आया कि आप डिजिटल बैलेंस नहीं लाए हो, या जो भी आपके पास डिजिटल बैलेंस है वो ख़राब हो गई है, चल नहीं रही है। और तो और आपके पास जो ये वेट थे, ठीक है, 1 kg, 2 kg, 5 kg जितने भी थे वो सारे घर रह गए, छूट गए। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या है, अभी ये बचा, ये बैलेंस आपके पास बची हुई है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है इसका यूज़ खाली कैसे करें, तभी आपके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ कि मेरे पास एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन तरबूज रखा हुआ है, और उसका वेट आपको पता है दैट इज़ 12 kg, यानी 12 kg का एक वाटरमेलन रखा हुआ है। 1 वाटरमेलन दैट इज़ 12 kg। आपने क्या किया कि इसके 12
टुकड़े कर दिए, बिल्कुल इक्वल इक्वल 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट कितने का हुआ, 1 किलो का होगा या नहीं होगा। तो एक वाटरमेलन के कर दिए आपने कितने पीस, 12 पीस कर दिए। तो जो एक पीस होगा वाटरमेलन का, वो इस वाटरमेलन के भाई 1/12 पार्ट है या नहीं, एक पीस 1/12 पार्ट है इस वाटरमेलन का, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे किया। अब आपके पास जो भी सामान लेने के लिए आएगा, जैसे मान लो अगर किसी को 2 किलो एप्पल चाहिए तो क्या करेंगे, वाटरमेलन के 2 जो स्लाइसेस हैं उनको इस तरफ रखेंगे तो 2 किलो हो जाएंगे, और जो एप्पल्स लेने हैं वो यहाँ रखेंगे, और अगर पॉइंटर देखेंगे अगर बराबर हो गया तो हो गया 2 किलो। तो इस तरह से आप लोग अपना बेच सकते हैं सामान विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी कि ना होते हुए भी बैलेंसेस और ये वेट आप तोल सकते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन हुआ है, ऐसा ही रिलेशन जॉन डाल्टन ने किया था। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट्स का रिलेशन किया है। देखो, सिमिलर तरह की चीज़ों का हम रिलेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूट्स का फ्रूट से रिलेशन किया है, रिलेटिव मास को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। सिमिलरली जॉन डाल्टन ने भी ऐसे ही किया था। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन के मास को ले लिया स्टैंडर्ड की तरह, जैसे हम लोग यहाँ तरबूज ले रहे हैं ना, तरबूज की स्लाइसेस, ऐसे ही इन्होंने एक स्टैंडर्ड बेस बना लिया किसको, हाइड्रोजन के मास को, हाइड्रोजन एटम के मास को। ठीक है, और उससे कंपेयर किया। अच्छा, हाइड्रोजन एटम का मास पता है कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होता है। ठीक है, तो वैसे देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, माइनस में जा रही है वैल्यू। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए रिलेशन करना ठीक रहा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इन्होंने एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया और हाइड्रोजन से ही कंपेयर किया अदर एलिमेंट के मासेस को, यानी जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे। देखो 19th सेंचुरी की बात है, ये तो अब की है क्वांटिटी, उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट नोन होंगे जो जानते होंगे जिनके बारे में। तो उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट नोन थे उनका कंपैरिजन किया कि वो हाइड्रोजन का पता था, उन्होंने पता कर लिया तो हाइड्रोजन से कैसे हैं, मतलब हल्के हैं या भारी हैं। तो उस हिसाब से उनको यूनिट दे दी गई कि इतना है। ठीक है, उनका मास, एटॉमिक मास। तो उसी को ही क्या किया, कहा रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि हाइड्रोजन से उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया बाकी अदर एलिमेंट का मास, और फिर हम लोगों को कैलकुलेशन दी। बाद में थोड़े दिन बाद आकर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को तो हटा दिया। क्यों हटा दिया, हाइड्रोजन जो अदर एलिमेंट का मास देता तो था कंपेयर करने पर, लेकिन वो जो मास होता था वो होता था पॉइंट्स में ज़्यादातर, जैसे 1.07 इस तरह के मास आने लगे, पॉइंट्स में वैल्यू आने लगी तो बेकार है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑक्सीजन का यूज़ किया। अब रीज़न क्या था कि ऑक्सीजन ही क्यों लिया, तो इसके दो हैं। एक तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन के मास से कंपेयर करने पर वैल्यू होल नंबर में आती थी, जो कि चाहिए भाई, हाइड्रोजन को इसी वजह से तो रिप्लेस किया था ताकि होल नंबर में मिल सके। तो ऑक्सीजन दे देता था, बहुत सारे एलिमेंट की वैल्यूज जो है वो होल नंबर में दे देता था। दूसरा रीज़न ये था ऑक्सीजन को लेने का कि ऑक्सीजन बहुत सारे चीज़ों से आसानी से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेता था, यानी काफ़ी रिएक्टिव है। आप देखोगे जनरली सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड बना लेता है। वाटर जो है H2O, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें, अच्छा ये तो ऑक्सीजन बीच में रहा कुछ टाइम तक, सबसे पहले हाइड्रोजन था विच वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन, उसके बाद ऑक्सीजन चला बहुत टाइम तक, ऑक्सीजन से कंपेयर करके एटम का मास यानी एटॉमिक मास, वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते रहे। उसके बाद आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो आज हम लेते हैं कार्बन को, कार्बन का यूज हम लोग करते हैं। कार्बन जो कि आइसोटोप्स फॉर्म में मिलेगा, 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के जनरली। अच्छा, आइसोटोप क्या होते हैं ये मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पर, जिनका एटॉमिक मास तो होता है सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है सॉरी, एंड एटॉमिक मास होता है डिफरेंट, एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं देखूं कार्बन 3 आइसोटोप बताए हैं, ये भी 6 है एटॉमिक नंबर, ये भी 6 है एटॉमिक नंबर, ये भी 6 है एटॉमिक नंबर, लेकिन 12 है इसका मास, एटॉमिक मास,
यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। तो इन 3 फॉर्म में हमारी अर्थ पर कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में, करीब 99 कह सकते हो आप, तो 99% जो होता है वो सिर्फ ये वाला आइसोटोप प्रेजेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा यही वाला है, ठीक है, अर्थ पर। और बाकी ये जो 2 होते हैं ये 1% में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इस आइसोटोप का यूज़ करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, रिलेशन कर रहे हैं ना हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। पहले हाइड्रोजन किया, उसके बाद ऑक्सीजन, और अब आज प्रेजेंट टाइम में कार्बन का यूज़ करते हैं। तो कार्बन है और उसका वो भी आइसोटोप यूज़ करते हैं जो कि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। अच्छा, कार्बन क्यों लेते हैं? देखो, इसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है, ये हम लोग कह सकते हैं। और काफ़ी हम लोगों को दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ये भी काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन मिलता है। हम अपनी बॉडी की बात करें तो भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, हम किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात करें तो भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। यानी कि कार्बन जो है वो मोस्टली चीज़ों में प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा प्रेजेंट रहता है कार्बन। तो इसलिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए या उसका रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये यूज़ किया था फ्रूट को, ऐसे ही कार्बन का भी यूज़ करते हैं। अब इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम कार्बन का ये आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं C612 वाला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में यही मिलता है, हम लोग कंपेयर करेंगे इससे। और हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं मास निकालने के लिए, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में AMU बोलते हैं। अच्छा, आज ये नहीं यूज़ की जाती, आज IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो IUPAC ने सजेस्ट किया है कि हम लोग AMU की जगह, यानी एटॉमिक मास यूनिट की जगह, खाली U यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यूनिफाइड मास, ठीक है। यानी यूनिफाइड मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग AMU वर्ड का यूज़ करते थे, आज हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? यूनिफाइड मास का, जो कि IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसने बताया है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट IUPAC। अच्छा, तो हम लोगों ने कैसे किया? प्रीवियसली हम लोगों ने देखा ना, हाइड्रोजन का यूज़ किया था। तो एक हाइड्रोजन का जो एटम है, डाल्टन ने बताया कि उसमें हम लोग क्या मानेंगे, एक AMU, क्योंकि उस टाइम की बात है तो AMU में हम लोग को यूज़ करेंगे उसका। तो एक हाइड्रोजन एटम एक AMU के बराबर था। कार्बन से अगर हमने देखा तो कार्बन 12 AMU के बराबर निकला। यानी हाइड्रोजन से जब कार्बन के एटम को कंपेयर किया गया, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन 1 है ना, तो कार्बन उससे 12 गुना भारी है। तो कार्बन का कितना हो गया? एटॉमिक मास यूनिट 12, ठीक है। कार्बन के एक एटम में 12 AMU निकला। उसके बाद जैसे बहुत सारे ऐसे ही एलिमेंट रहे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में देखा गया कंपेयर करके हाइड्रोजन से, तो उसमें निकले 16 AMU। यानी ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 16 गुना भारी है। तो इसी तरह से कंपैरिजन चलता था। अब हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? कार्बन का। तो हम लोगों को वही चीज़ लेनी है जो पहले साइंटिस्ट बोलते आए हैं कि एक कार्बन का जो एटम है ना, एक एटम ऑफ कार्बन, उसमें कितना उन्होंने बताया हुआ है कंपेयर करने पर? 12 AMU बताया हुआ है। अच्छा, AMU की जगह हम लोग क्या और लिख सकते हैं? और करके U। हम लोग आजकल इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, यूनिफाइड मास का, तो खाली U भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 1 क्यों नहीं माना? क्योंकि हम लोग पहले ही मान चुके हैं। पहले डाल्टन ने और अदर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को 1 मान लिया, ठीक है। तो अब कार्बन को स्पेशली फिर से 1 लेकर चलकर और उससे कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल था। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनके बहुत फिक्स अच्छे से एटॉमिक मास निकल गए थे। तो अगर हम ये नंबर चेंज कर देते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती, और कन्फ्यूज़न से दूर करने के लिए ही तो हम लोग ये मेथड अपना रहे हैं। तो कार्बन को वही रहने दिया। यानी कार्बन का जो मास हाइड्रोजन से कंपेयर्ड था ना, कि उसमें 1 हाइड्रोजन के 1 AMU से कितना भारी है कार्बन का एटम? तो 12 गुना भारी है, वही रहने दिया। तो कार्बन का एटम 12 गुना भारी है।
अगर हम एक यूनिट की बात करें ना, एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो वो 1/12 पार्ट है कार्बन के एटम का। भाई हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड मास बराबर है, किसके बराबर है? वो 1/12 कार्बन एटम के मास के बराबर है। कार्बन एटम का जो मास है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में हम लोग इस तरह से ले सकते हैं इसको। तो अगर हमें 1 AMU निकालना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन 12th, जो 12th पार्ट है उसका, वो हम लोगों ने लिया। सिमिलरली जैसे हमने वाटरमेलन के केस में किया था, हम लोगों ने देखा था ना कि वाटरमेलन का क्या है, 1 जो वाटरमेलन है वो पूरा हमने 12 पीस में डिवाइड किया। तो अगर हम 1 पीस की बात करें तो वो वाटरमेलन के 1/12 पार्ट है, यानी एक पीस 1/12 पार्ट है। तो ऐसे ही हम लोग इसका करेंगे, कार्बन के साथ किया। तो किसी भी एटम का अगर हम लोगों को एटॉमिक मास यूनिट निकालनी है तो कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर वो होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें 1 AMU, तो कार्बन का जो मास होता है ना वो कैलकुलेटेड है, दैट इज 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये होता है कार्बन का मास। और हमने नीचे क्या लिखना है, 12th पार्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसकी तो वैल्यू हमने यहाँ लिख ली जो कि कैलकुलेटेड है। और 12th पार्ट, तो जब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो 1 AMU या फिर हम लोग यूनिफाइड मास कह सकते हैं, क्योंकि आजकल वही यूज़ करना है, तो ये बराबर हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 के, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर है। ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में हेल्प मिलेगी इससे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट ने, जॉन डाल्टन ने हाइड्रोजन का यूज़ किया था, उसको 1 AMU के बराबर मान लिया और बाकी एलिमेंट को कंपेयर किया। कार्बन उससे 12 गुना भारी था, इसलिए कार्बन को 12 AMU कह दिया। ऑक्सीजन 16 गुना भारी था हाइड्रोजन से, तो उसको 16 AMU बोल दिया। अब हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कार्बन 12, ये आइसोटोप का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कोई चेंज नहीं लाया इसमें, ऐसा नहीं कि हम शुरू से कार्बन को 1 मानकर चलेंगे और बाकियों को फिर उससे कंपेयर करेंगे, नहीं। कार्बन जो चूज़ किया था, कार्बन हाइड्रोजन से कंपेयर करने पर 12 यूनिट आया था, वही लेकर हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है और एक AMU की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है, वो भी रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करें ना, वैसे तो हम लोग स्टैंडर्ड बेस पर एब्सोल्यूट मास भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, RAM, तो किसी भी एटम का मास लिखेंगे ऊपर, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1.6605, ये जो वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की, मल्टीप्लाई में हम लोग -24 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये अगर फॉर्मूला हो हमारे पास, तो हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजूंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले आए हैं। एक तो जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि एक यूनिट में 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन यूनिट होता है, कार्बन होता है। इसका जब हमने वैल्यू लिखी, एटॉमिक मास जो है कार्बन का, तो हम लोगों को फिर डिवाइड करना था, वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 0.5। वैसे 0.5 को नेग्लेक्ट ही किया जाता है ज़्यादातर, तो 1.66 तक ही लेकर मल्टीप्लाई में कर देते हैं 10⁻⁻24 और यहाँ से निकालते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाता है मास ऑफ एन एलिमेंट एटम अपॉन 1.6605 इंटू 10⁻24। तो ये है तरीका, ठीक है, निकालने का। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, मास लिखना है हम लोगों को, तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये निकालो, ये AMU की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। किसी का भी निकालना हो
तो उसका मास लिखना है ऊपर, AMU की वैल्यू से डिवाइड कर देना, इससे तो ये कट जाएगा, ये अप्रॉक्स में आ जाएगी 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट में आ जाएगा वैल्यू। तो ये RAM ऑफ हाइड्रोजन यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी 1, हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास आपको याद करना है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला मास निकालेंगे तब वो हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो अगर एटॉमिक मास हम देखें डिफरेंट एलिमेंट का, आप लोगों से ये थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इनको लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मास निकालते वक्त में हेल्प मिलती है। तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 1U। कार्बन जो होता है उसका होता है 12U, ये तो हम लोगों को ये पता ही है, 12 यूनिट होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 14U है। ऑक्सीजन जो है वो 16U है। उसके बाद सोडियम जो होता है दैट इज़ 23 यूनिफाइड मास। मैग्नीशियम जो है वो है हमारा 24। एल्यूमिनियम है 27 यूनिट। उसके बाद फॉस्फोरस आ जाता है दैट इज़ 31 यूनिट। फिर क्लोरीन आ जाता है 35.5 ये, हाँ बिल्कुल 35.5 यूनिट आ जाता है इसका। अच्छा, ये क्लोरीन है ना, ये आइसोटोप्स इसके दो होते हैं, मैं बता देती हूँ यहीं पर कि 17 नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर, दो फॉर्म में मिलेगा ये। एक तो होता है 35 जो एटॉमिक मास, और दूसरा क्लोरीन प्रेजेंट रहता है 37। तो मिडल में, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आई। जब इनका हम लोगों ने अप्रॉक्स में निकाला ना, तब हम लोगों को 35.5 ये वैल्यू ली हमने, किसकी, क्लोरीन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में मिलता है ना वो ये वाला क्लोरीन मिलता है। क्लोरीन कर रहे हैं हम, कार्बन नहीं, कार्बन के तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का 35.5 होता है, याद कर लेना। सल्फर जो है 32 होता है उसका। पोटेशियम जो होता है K से रिप्रेजेंट करते हैं, और 39 यूनिट होता है। आयरन की अगर हम बात करें तो 56 यूनिट होता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो वो भी 63.5 होता है। पॉइंट में एक दो की वैल्यू आए तो चलेगा, इतना नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन से कर रहे थे तो बहुत पॉइंट में आ रहे थे। तो ये कुछ एटॉमिक मास है जो आप एक दो बार अगर दोहराएंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। बाकी एटॉमिक नंबर तो याद ही करने होंगे, वो आपको हो भी जाएंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। मास आप लोग ये करेंगे तो काफ़ी होगा फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे बाद में। तो चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।